शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। सुबह 11 बजने के साथ ही सदन की अहम कार्यवाही शुरू हो गई। संसदीय कार्य मंत्री उत्तराखंड विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमावली 2005 के नियम 300 के अंतर्गत प्राप्त सूचना पर की गई कार्रवाई का विवरण सदन के पटल पर आज रख रहे हैं। वहीं आवास मंत्री उत्तराखंड भू संपदा नियामक प्राधिकरण विनियमन 2021 को वन्य मंत्री उत्तराखंड वन विकास निगम के आर्थिक चिट्ठों का और मुख्यमंत्री उत्तराखंड जन संस्थान के वार्षिक प्रतिवेदन को एक एक करके सदन के पटल पर रख रहे हैं। इससे पहले विधानसभा सत्र के पहले दिन विधानसभा के पटल पर अनुपूरक बजट पेश किया गया। साथ ही सदन में 9 विधेयक पास भी हुए। मंगलवार को शीतकालीन सत्र का आधा दिन बीतने के बाद विपक्ष बेहद ही निराश नजर आया। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि भाजपा के विधायक बिना किसी होमवर्क किए ही सदन में आते हैं, जो कि बेहद ही निराशाजनक है। वहीं भाजपा ने अपना बचाव करते हुए कहा कि विपक्ष केवल आरोप लगाने का काम कर रहा है, जबकि सभी विधायक अपनी तैयारियां करके आए हैं। विस्तृत क्षेत्र होने के कारण सभी सवालों का जवाब देना संभव नहीं हो पाता। देखिए, निराशाजनक जो माननीय मंत्रीगण है, होमवर्क की कमी है, प्रस्ताव का जवाब देने से कतरा रहे हैं और माननीय विधायक को बहुत निराशा है कि उनके जो प्रश्न लगे थे उनके जवाब नहीं दे पा रही है सरकार। माननीय नेता प्रतिपक्ष की बातों से मैं एकदम सहमत नहीं हूँ। देखिए, आप एक सवाल पूछते हैं, उसका जवाब एक मंत्री देता है, तथ्यात्मक जवाब देता है, लेकिन अगर विपक्ष ये सोचे कि जो उसको जवाब चाहिए सिर्फ वही जवाब आए तो वो गलत है। हम आपको तथ्यात्मक जवाब दे रहे हैं। अगर आपको उस तथ्य में कुछ गलत दिख रहा है तो आप जरूर कह सकते हैं, लेकिन ये कहना कि मंत्री तैयारी करके नहीं आ रहे हैं, मंत्री ठीक से जवाब नहीं दे रहे, वो कहीं ना कहीं गलत है। नहीं, होमवर्क हम लोग कर रहे हैं, पर आपको पता है कि बहुत विस्तृत क्षेत्र होता है और उसमें हर चीज़ का जवाब देना संभव नहीं होता, सारी संकलन सूचना नहीं होती है, पर जो भी यथासंभव जवाब देने का हम लोग प्रयास करते हैं और संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं। उधर जसपुर से कांग्रेस विधायक आदेश चौहान ने उधम सिंह नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पर व्यक्तिगत रंजिश रखने और विधायक के विशेषाधिकार हनन का आरोप लगाया है। उन्होंने न्याय न मिलने की सूरत में आत्मदाह तक की चेतावनी दी है। इस पर पीठ ने विषय को गंभीरता से बताते हुए सरकार को जांच के निर्देश दिए। मंगलवार को सदन में विधायक जसपुर आदेश चौहान ने अपना विषय उठाते हुए कहा कि इसी वर्ष जुलाई में जसपुर में सूदखोरों के संबंध में वह किसानों के प्रतिनिधि मंडल के साथ एसडीएम कार्यालय गए थे, जिस पर उन्हें कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। शासन अपने मूल काम से भटक गया है। आज नशे का कारोबार चरम पे है, ये आप सब जो लोग जानते हैं, और बीच बीच में मेरे द्वारा मेरे जसपुर क्षेत्र की घटनाएं उजागर की जाती हैं। अभी एक 19 साल का लड़का, एक अभी डेथ हुई है उसकी, बर्थडे जिस दिन उसका बर्थडे था उस दिन नशे के कारण नशा करके आता है और ट्रेन से टकरा के उसकी हत्या मौत हो जाती है और पुलिस को पता नहीं। यही मैं आरोप उठाता रहता हूँ, मुद्दे उठाता रहता हूँ। मेरे साथ 26 अगस्त को एक घटना होती है सूदखोरों के खिलाफ, क्योंकि सूदखोर जो है एक तरह से वो भी गरीब लोगों का उत्पीड़न करते हैं। गरीब आदमी घर में कोई बीमार हो जाए तो वो सूदखोरों से पैसा उठाते हैं और उनके बेइंतहा 1 रुपये रोज पे पैसा उनसे लिया जाता है। ये मान के चलिए कि आप 90 दिन में 100 दिन में वो रकम दुगनी कर लेते हैं। महिला सशक्तिकरण को लेकर 30% आरक्षण भागीदारी को मिलेगी मंजूरी। इसके अलावा धर्मांतरण को लेकर बने कड़े कानून में होगी कम से कम 10 वर्ष की सजा। उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दूसरे दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ पर किसी भी तरीके के राष्ट्रव्यापी गतिविधियां बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कई विधायक भाइयों ने इस बात की शिकायत मुझसे की है, जिसको लेकर हमारी कैबिनेट बैठक में ये फैसला लिया गया कि धर्मांतरण को लेकर हम एक ऐसा कानून बनाएंगे जिसमें कम से कम 10 वर्ष की सजा का प्रावधान हो। महिला सशक्तिकरण को लेकर भी हमारी सरकार की मंशा साफ है। हम महिला सशक्तिकरण के लिए 30% की भागीदारी आरक्षण के लिए विधेयक लाने जा रहे हैं। हमारा राज्य उत्तराखंड मातृशक्ति ने बहुत संघर्ष और बदौलत ये राज्य हमको मिला और मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान हमारे राज्य में है।
पिछले दिनों जब माननीय न्यायालय से उच्च न्यायालय से इस प्रकार का फैसला आया तो हमने तभी कहा था कि हम हर स्तर पर जाकर मातृशक्ति के हितों के लिए काम करेंगे। सत्र के दूसरे दिन में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरने का काम किया। नेता प्रतिपक्ष के अनुसार यूके एसएससी पेपर लीक मामले में सरकार सीबीआई जांच से कतरा रही है, जबकि जांच एसटीएफ से करवाई गई। यशपाल आर्या ने आरोप लगाते हुए कहा कि यदि जांच सीबीआई से करवाई जाती है तो कई चेहरे बेनकाब हो सकते थे, लेकिन क्योंकि भाजपा कई लोगों को बचाना चाहती थी, इसलिए ये जांच सीबीआई से नहीं होने दी। हजारों नौकरियों में इसी तरह का खेल होता रहा है और इसका पर्दाफाश धीरे धीरे हुआ और आखिरकार सरकार को दबाव में, कांग्रेस के युवाओं के दबाव में, विपक्ष के दबाव में सरकार को यह मामला एसटीएफ को देना पड़ा। हम उस वक्त कह रहे थे कि इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए, हाई कोर्ट के माननीय न्यायाधीश की निगरानी में होना चाहिए, जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो सके, सच्चाई सामने आ सके। कांग्रेस विधायक आदेश चौहान ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि हमें किसी तरह की कोई सुरक्षा नहीं मिल रही है, जिसकी शिकायत हमने कई मर्तबा की और अंत में हमने सदन में इस मुद्दे को रखा। उन्होंने पुलिस पर पक्षपात की कार्रवाई के आरोप लगाते हुए चेतावनी दी है, यदि 1 हफ्ते में कार्रवाई नहीं होती तो मैं या तो अपनी विधायिका से इस्तीफा दे दूंगा या फिर मुझे आत्मदाह करने के लिए मजबूर होना होगा। मैंने कहा या तो मुझे इस सदन से इस्तीफा देना होगा या फिर मुझे आत्मदाह करना होगा, इसके अलावा कोई विकल्प बचता नहीं। क्योंकि जब जनता चुनती है तो बड़ी उम्मीद से किसी प्रत्याशी को चुनकर भेजती है कि ये हमारी लड़ाई लड़े, और जो व्यक्ति अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकता वो दूसरों की लड़ाई कभी लड़ नहीं सकता। तो इसलिए मुझे ये बात कहनी पड़ी और मैं पीछे भी नहीं हटूंगा। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं अपनी बात से पीछे हटने वाला नहीं हूँ। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन प्रीतम सिंह ने कहा कि कल से सदन प्रारंभ हुआ, बहुत सारे मुद्दों को हमने सदन में मन उठाते हुए प्रयास किया। कानून व्यवस्था जिस तरीके से सदन में ध्वस्त है, उस पर सरकार का जो जवाब आया है, मैं समझता हूं कि तमाम उत्तराखंड के लोग सरकार के जवाब से निश्चित रूप से संतुष्ट है, क्योंकि प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। वहीं सत्र के दौरान यूके एसएससी आपदा और कई अन्य विषय है, जिसे प्राथमिकता के आधार पर सदन में उठाया जाएगा। सदन की समय अवधि को बढ़ाने के लिए प्रीतम सिंह ने कहा कि सरकार में हिम्मत नहीं है, सरकार कार्य मंत्रणा में कुछ और कहती है और सदन के अंदर कुछ और होता है। मैं चाहता हूं कि सदन अधिक से अधिक चले, कुछ मूलभूत प्रश्न सदन के अंदर उठाना चाहता हूं और सरकार का जवाब चाहता हूं। कल से सदन प्रारंभ हुआ और जनहित के बहुत सारे मुद्दों को हमने सदन में उठाने का प्रयास किया। कानून व्यवस्था जिस तरीके से प्रदेश की ध्वस्त है, उस पर जो है सरकार का जो जवाब आया है, मैं समझता हूँ कि तमाम उत्तराखंड के लोग सरकार के जवाब से निश्चित रूप से असंतुष्ट हैं, क्योंकि प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधायकों को विधायक निधि से जीएसटी कटौती की वजह से विधायक निधि में इस्तेमाल के दौरान आ रही दिक्कतों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इस विषय पर विभाग से राय देने के लिए कहा गया है। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कांग्रेसी विधायकों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की और सीएम धामी ने मुलाकात के दौरान विधायक निधि पर अपने पड़ रहे प्रभाव का जिक्र भी किया था। प्रदेश में विधायकों को मिलने वाली विधायक निधि की राशि 3 करोड़ 75 लाख है, जिस पर 18% जीएसटी लगने के बाद इस राशि से 65 लाख रुपए की धनराशि की कटौती हो जाती है। ऐसे में सत्ता पक्ष विपक्ष से जुड़े विधायक विधायक निधि पर लगने वाले जीएसटी को खत्म करने या फिर विधायक निधि बढ़ाए जाने की मांग कर रहे हैं। सभी विधायकों ने और सभी सम्मानित नेतागणों ने मुझसे बात की है। इस संबंध में हम लोग सकारात्मक रूप से बात करके फाइनेंस डिपार्टमेंट इसमें हम लोग रास्ता निकालेंगे। विधायक निधि पे जीएसटी करीबन 65 लाख रुपए के लगभग लग जाता है। 3 करोड़ 75 लाख रुपए विधायक निधि मिलती है, जो कि विकास कार्य में खर्च होती है। जिस तरह से जहां का जितना प्रस्ताव आता है उसके तहत तो विधायक निधि वहां पे दी जाती है। तो मुझे लगता है कि जीएसटी का बहुत पैसा कट रहा है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी विधायकगणों ने, चाहे विपक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, सबने एक ही बात रखी है कि आप इसमें या तो
जीएसटी से बाहर रखा जाए या कुछ विधायक निधि और बढ़ाया जाए। जब से जीएसटी शुरू हुआ है मेरी विधानसभा के मेरे जो विधायक निधि में जो जीएसटी काटी गई है या तो वापस करें या फिर जिन विधायकों के उसमें जीएसटी नहीं कटी उनसे वसूली करें, उनसे पैसा लें, क्योंकि भाई उत्तराखंड के विधायक वो भी है, उत्तराखंड में मैं भी हूँ। अगर कहीं पर विशेष छूट मिलनी चाहिए तो हमको मिलनी चाहिए। अगली खबर की ओर, विधायक निधि से जीएसटी खात्मे पर सत्ता पक्ष विपक्ष के विधायकों के सुर एक। जहां विधायक और मंत्री अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों से विधानसभा पहुंचे हैं, वहीं शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन वीरेंद्र जाति विधानसभा साइकिल से पहुंचे। वहीं हमारे संवाददाता यशराज आनंद ने वीरेंद्र जाति से खास बातचीत की। इस वक्त हमारे साथ हैं झवेड़ा से कांग्रेस के विधायक वीरेंद्र जाति। सबसे बड़ी बात यह है कि लोग अपनी गाड़ी से आते हैं, 4 व्हीलर से आते हैं, लेकिन वहीं वीरेंद्र जाति लगातार शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भी साइकिल से आ रहे हैं। यह एक रोचक बात है। सबसे पहले जानते हैं कि शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भी वीरेंद्र जाति आखिर साइकिल से सवार होकर क्यों आ रहे हैं, क्या वो संदेश देना चाह रहे हैं। देखिए, मैं कल जब साइकिल से आया था तो मैं प्रदेश में आके प्रदेशवासियों को ये संदेश मेरा था कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं जो है लचर स्थिति में, मानकों के अनुसार डॉक्टर्स पूरे नहीं है, नर्सिंग स्टाफ पूरा नहीं है, अन्य कर्मचारी भी पूरे नहीं हैं और बहुत सारे जो हॉस्पिटल्स हैं वो जर्जर अवस्था में पहुंच चुके हैं। प्रदेशवासियों के लिए संदेश था कि स्वास्थ्य सेवाएं लचर हैं तो आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान जो है वो स्वयं ही रखें और खुद को फिट रखें। और सरकार के लिए मेरा यह संदेश था कि आप स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान दें। गरीब लोग स्वास्थ्य का खर्चा नहीं उठा पा रहे हैं। आपने आयुष्मान कार्ड को न होने के बराबर कर दिया, आपने प्राइवेट में उसका रेफरल बंद कर दिया और बहुत सारे सरकारी हॉस्पिटल्स में स्पेशलिस्ट नहीं है, इलाज नहीं है। तो या जैसे बस में लिखा होता था, आप अगर बस में बैठे हो तो यात्री अपने सामान की स्वयं रक्षा करे, तो यहाँ उत्तराखंड प्रदेशवासियों के लिए, मेरे प्रदेशवासियों के लिए मेरा संदेश है कि भाई अपने स्वास्थ्य का ध्यान वो स्वयं रखें। सरकार आंखें बंद करे, कुंभकर्ण की नींद सो रही है। सर, एक तरफ तो आप संदेश स्वास्थ्य के रूप में देना चाह रहे हैं, वहीं आप अपने हाथ में जो रखें यहाँ पे लिखें कंपनियों में स्थानीय बेरोजगार युवाओं, तो दूसरी तरफ आप कंपनी की जिक्र कर रहे हैं, तो आखिर कहना ये जो आपने मुझसे पूछा कि कल भी आप आए थे, ये मैंने आपको कल का विषय बताया। आज का मेरा विषय है, देखिए उत्तराखंड में बेरोजगारी चरम पर है। ये सरकार सरकारी नौकरियां तो हमें दे नहीं रही है और जो स्थानीय कंपनियों में भी हमारा बेरोजगारों का जो हक है उसका भी परिपालन, उसको भी पूर्ण रूप से सरकार नहीं करवा पा रही है। अब बेरोजगार लोग क्या करेंगे भाई, उनके लिए पेट्रोल और डीजल का पैसा तो उनके पास है नहीं, वाहन तो उनके पास है नहीं, तो बेचारे बेरोजगार लोग जो है साइकिल ही चलाएंगे और क्या करेंगे। सर, शीतकालीन सत्र के पहले दिन जो आपने सरकार के सम्मुख जो अध्यक्ष के सामने कुछ मुद्दे को रखे, क्या आप उनके जवाब से संतुष्ट हैं? मैंने अध्यक्ष जी के माध्यम से जो माननीय मंत्री जी के समक्ष जो मुद्दे रखे, एक मेरा इकबालपुर नहर परियोजना का विषय था। मंत्री जी ने कहा कि हम लोग वार्ता कर रहे हैं और उनके जवाब में जो वार्ता पहले हुई थी वो 2019 में हुई थी, यानी 2019 से लेकर 22 तक उस योजना के बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की। कांग्रेस के चक्राता विधायक प्रीतम सिंह ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि सदन शुरू होते ही कांग्रेस ने नई सवाल सदन में रखे हैं, जिसमें कानून व्यवस्था का सवाल सबसे मुख्य था। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था पूरे प्रदेश में चरमरा रखी है और सरकार ने कानून व्यवस्था पर जो सवाल दिया है उसे विपक्ष के साथ साथ प्रदेश की जनता भी असंतुष्ट नजर आ रही है। उन्होंने आगे कहा कि आज UKSSC समेत कई मामले पटल पर कांग्रेस रखेगी। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार कार्य मंत्रणा में कुछ बात करती है और विधानसभा में कुछ और बात करती है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि सदन चले, लेकिन सरकार में सदन को चलाने की हिम्मत नहीं है। कानून व्यवस्था जिस तरीके से प्रदेश की ध्वस्त है, उस पर जो है सरकार का जो जवाब आया है, मैं समझता हूँ तमाम उत्तराखंड के लोग सरकार के जवाब से निश्चित रूप से असंतुष्ट हैं, क्योंकि प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से नहीं है। सरकार के पास पूरा बिजनेस है और उसको पटल में रख दिया है और आज जो बजट कल रखा गया है उसका पालन होना है और उसके बाद जो बिजनेस होगा वो आपके सामने होगा। ऐसा नहीं है कि कहीं बिजनेस की कोई कमी है।
विधानसभा सदन में सत्र का दूसरे दिन भी सदन के बाहर उत्तराखंड क्रांति दल आंदोलनरत है। इरिगेशन के 228 पदों की बहाली, महिला सुरक्षा, प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था जैसे तमाम मुद्दों को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल ने विधानसभा कूच किया, लेकिन विधानसभा से पहले ही पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोक दिया गया। यूकेडी के वरिष्ठ नेता शिव प्रसाद सेमवाल ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि सरकार चुनाव से पहले अपने किए गए वादों के विपरीत काम कर रही है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जिस भाजपा ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया है, उसी पार्टी के नेताओं से आज बेटियों को बचाने की जरूरत पड़ रही है। चुनाव के समय में सरकार ने जो वादे किए थे, आज उन्हीं वादों के बिल्कुल विपरीत जाके काम कर रही है, जन भावनाओं के विपरीत काम कर रही है। चुनाव से पहले जो पद विज्ञापित किए थे कि इन पदों पर भर्ती की जाएगी, चुनाव जीतने के जस्ट बाद जैसे इरिगेशन के 228 पदों से इन्होंने भर्तियां जो है उसकी खत्म कर दी। महिलाओं के साथ भाजपा के नेता बलात्कार कर रहे हैं और भाजपा सरकार के जो मिनिस्टर हैं वो उनका बचाव कर रहे हैं। भाजपा जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती थी, लेकिन आज सारी बेटियां भाजपा से बच करके भाग रही हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 8 दिसंबर को 2 दिवसीय दौरे पर देहरादून आ रही है। इस दौरान वह यहां द प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड एस्टेट स्थित आशियाना में रात्रि विश्राम करेंगी। राष्ट्रपति 8 और 9 दिसंबर को देहरादून में रहेंगी। उनका प्रस्तावित कार्यक्रम शासन और संबंधित संस्थाओं को मिल चुका है। राष्ट्रपति मुर्मू 8 दिसंबर को देहरादून पहुंचेंगी। इसके बाद वह राजभवन में जाएंगी। रात को वे आशियाना में विश्राम करेंगी। 9 दिसंबर को राष्ट्रपति पहले लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी मसूरी में भावी IAS अफसरों को संबोधित करेगी। इसके बाद दिन में दून विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगी। राष्ट्रपति के दौरे के मद्देनजर शासन स्तर पर तैयारियों की बैठक हो चुकी है। इसमें सुरक्षा को लेकर सभी व्यवस्थाएं पुख्ता करने के निर्देश दिए गए हैं। शीतकाल में वन्य जीवों की हलचल पर रखने के लिए गंगोत्री नेशनल पार्क में 40 ट्रैप कैमरे लगाए जाएंगे। बता दें कि 30 नवंबर को पार्क को पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है और ऐसे में वन्य जीवों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए पार्क के अंदर 40 ट्रैप कैमरे लगाए जाएंगे। गंगोत्री नेशनल पार्क देश का तीसरा सबसे बड़ा पार्क है, जो 1553 वर्ग किलोमीटर और 7000 मीटर से अधिक ऊंचाई तक फैला हुआ है। ये पार्क हिम तेंदुआ, अर्गली भेड़, भूरा भालू और लाल लोमड़ी सहित कई दुर्लभ जीवों का घर है। प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को पार्क क्षेत्र के गेट पर्यटक और पर्वतारोहियों के लिए खोल दिया जाता है। 30 नवंबर को बंद कर दिए गए ग्रीष्मकालीन के पार्क कर्मियों की टीम समय समय पर वन्य जीवों के पदचिन्हों पर अन्य माध्यम से उनकी पुख्ता सुरक्षा के लिए हर हलचल पर नजर रखती है। गंगोत्री से गौमुख जाने वाले पर्यटक लगभग इस वर्ष 13,500 के समथिंग लगभग गए हैं। और जो अभी हमारे यहाँ पे स्नो लेपर्ड या ब्राउन बियर और अर्गली भेड़ें, रेड फॉक्स आदि उच्च हिमालय में खूब दीदार होता है इन चीज़ों का, और इसी देखने के लिए पर्यटक यहाँ पे आते हैं। रुड़की के कर्नल एकनलेव निवासी एक महिला ने कुछ लोगों पर प्लाट पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। महिला के अनुसार प्लाट का विवाद न्यायालय में विचाराधीन है और उसके बावजूद भी प्लाट में जबरन निर्माण कार्य किया जा रहा है। महिला ने पुलिसकर्मियों पर आरोपियों को साथ देने का आरोप लगाया है। महिला ने उच्च अधिकारियों से इंसाफ की गुहार लगाई है। साथ ही न्यायालय के आदेश आने तक प्लाट पर निर्माण कार्य रोके जाने की मांग की है। अब उन्होंने कुछ टाइम हम फ़ोन पे बात करते रहे, तब भी उन्होंने पैसों के लिए इनकार करते रहे। फ़ोन पे कहा मतलब अभी कुछ टाइम लगेगा। फिर मेरे हस्बैंड कुछ टाइम बाद उनके यहाँ गए जहाँ वो जॉब करते थे, वो जहाँ के हैं दिल्ली के अश्वनी वत्स जी। फिर उनके पास गए, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ कोई परिवार में बीमार है, अभी पैसों का इंतज़ाम नहीं हो सकता। कुछ टाइम बाद उन्होंने फिर जैसे मैंने उन्हें फ़ोन किया, फिर उन्होंने मना कर दिया कि अभी पैसे मेरे पास है नहीं, जब होंगे मैं दे दूंगा। अब इन्होंने पता लगा कि ये इन्होंने कोर्ट में डाल उसमें सेल कर दिया है वेदपाल तेवतिया को। ठीक है, कोर्ट में केस चला हुआ है उसका, लेकिन पुलिस खड़े हो गया सच्चो।
कोटद्वार नगर निगम क्षेत्र के वार्ड 38 में एक भू मालिक ने क्षेत्र के किसानों के खेत में सिंचाई के लिए 45 साल पुरानी नहर तोड़ दी, जिस पर किसानों ने विरोध जताया तो आनन फानन में भू मालिक द्वारा ग्रामीणों के लिए नहर दूसरी जगह शिफ्ट कर पूरी करवा दी। मामला प्रकाश में आने पर नलकूप विभाग मौके पर पहुंचा और जांच कर पाया कि भूस्वामी द्वारा नलकूप की नहर को बिना कोई सूचना दिए तोड़ दिया गया और अन्यत्र शिफ्ट कर दिया गया। वहीं दूरभाष वार्ता प्रदान पत्रकार बंधु द्वारा में सूचित किया गया था शाम के समय में लगभग 6 बजे के लगभग कि यहाँ पे गुल शिफ्ट की गई है। तो आज हम मौके पे आ गए हैं, जो कि मनोज कुमार द्वारा मौके मुआयना किया गया, जो कि मनोज द्वारा गलत गुल शिफ्ट की गई है। तो इनके विरुद्ध जो है हमारे सबसे कार्रवाई की जा रही है। काश्तकारों का फोन आया कि यहाँ पर पार्षद महोदय जी यहाँ पर नहर जो है ध्वस्त कर दी गई है, और जब मैं धरातल निरीक्षण पर आया तो मैंने महसूस किया और पाया जो सत्य है, और सत्य यह है कि इस नहर को तोड़ दिया गया है, ध्वस्त कर दिया गया है व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए। और निश्चित रूप से जो नहर है सन 1965 से पूर्व की बनी है, जिससे यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों को पानी कृषि भूमि के लिए जो पानी आता था इस नहर से आता था। अभी हमें पता चला कि नहर टूटी है, हम इसलिए यहाँ पे खड़ी हुई हूँ कि क्या हुआ, पर अब ये सुनने में आ रही कि इन्होंने नहर बना दी है दूसरी जगह। अब पहले ये पूछ लेते कि तोड़े हैं, किसी को पता नहीं चला। लेकिन ये तो सरकारी नहर है, सरकारी नहर है। इनको क्या आपने इनको जानकारी ली कि परमिशन है? लालकुआ कोतवाली पहुंचे एसपी सिटी जगदीश चंद्र ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि नगर क्षेत्र में किराएदारों के सत्यापन अभियान को लेकर बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि यहां 2 प्लाटून पीएससी सहित लालकुआ कोतवाली नेतृत्व में सघन किराएदार सत्यापन अभियान चलाया गया। इसमें जो इनके पेरेंट्स हैं इनको 3 साल तक की सजा हो सकती है, 25,000 रुपये तक के जुर्माने का प्राविधान है, और 25 साल की उम्र तक उसका डीएल बनने की कोई संभावना नहीं है, उसमें नहीं बनाया जा सकता। ये चीज़ हम लगातार पेरेंट्स को समझा रहे हैं, स्कूल्स को समझा रहे हैं और बच्चों को समझा रहे हैं। हमारे आपके माध्यम से भी ये विनती है, ये अपील है कि नाबालिगों को जब तक उनका 18 साल की उम्र ना हो जाए उनके हाथों में वाहन ना दें, डीएल बनाने के बाद ही उनको वाहन चलाने के लिए दें, जिससे कि हम काशीपुर के कुंडा थाना क्षेत्र में आज एक नाबालिग किशोरी ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, तो वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। ये बसई गांव कुंडा थाना में एक ये सूचना प्राप्त हुई है कि एक ये नाबालिग लड़की है 15-16 साल की, और आज इसके द्वारा फांसी लगा के आत्महत्या कर ली गई है। मौके पे हम लोग आए हैं और शव को देखा गया है, पंचायतनामा भरा जा रहा है और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है, और जो भी इसमें वैधानिक कार्रवाई होगी वो आगे की जाएगी। जब हम लोग आए हैं तो परिजनों ने ऑलरेडी इसको ऊपर से फांसी से उतार दिया था, और इसका शव लटका हुआ किसी ने नहीं देखा है, कोई वीडियो भी नहीं है उस तरह का। लेकिन उत्तराखंड में आने वाले दिनों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। इस दौरान पहाड़ी क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की कमी आने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार हालांकि मैदानों में फिलहाल न्यूनतम तापमान स्थिर रह सकता है। मैदानी इलाकों में अधिकतर स्थानों पर हल्के से गहरा कोहरा और धुंध छाए रहने की और पहाड़ों में पाला पड़ने की संभावना है। मुक्तेश्वर का 15.8 और न्यूनतम तापमान 7.1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इसी के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।